नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकही विथ राजेश के शो सफलता के राही में, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सफलता को अपनी मेहनत और जुनून से पाया है। हर कोशिश में जुनून हो, हर सपने में अरमान हो, सफलता उन्हीं को मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी सोच में अंदाज हो, जिनकी सोच में अंदाज हो। अपनी सोच में अंदाज रखने वाले ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है। मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूं रोटेरियन अरुण सपकारे सर से, जिनका बहुत अच्छा इतिहास रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं अरुण सर आपका। सर, कैसा लगा आपको हमारे शो पर आकर के? सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप मेरे ऑफिस में आए हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपने ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने ये सीरीज शुरू कर दी है और सारे सिटीजन्स लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव सीरीज है और उससे काफी सारे सिटीजन्स को फायदा होगा और मैक्सिमम अलग अलग टॉपिक के ऊपर नॉलेज भी हम लोगों का बढ़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू सर कि आज आपने आज आप यहाँ आए और आप ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और देखते हैं, आप मुझे पूछिए क्वेश्चन। सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप एक आर्किटेक्ट भी हो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक्सपर्ट हो, आप हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए काम करते हो, इसके साथ साथ आप रोटरी में भी काम करते हो। तो मैं कहां से शुरू करूं? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल्याणकर हूँ और ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली अपनी सिटी कैसी एक अच्छी सिटी हो सकती है और एक सस्टेनेबल अप्रोच हम लोग कैसा रख सकते हैं, ये सोच कर ही मैंने मेरे लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आगे लिया है। उसमें फिर मेरा आर्किटेक्चर हुआ, आर्किटेक्चर के बाद में हम लोगों ने लैंडस्केप आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया। फिर बाद में जो अपना पैशन होता है उसके ऊपर हम लोगों ने वर्किंग किया कि पैशन को प्रोफेशन में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वाटर मैनेजमेंट तो पैशन था ही, उसके साथ में ट्रेकिंग हमारा पैशन था। अच्छा। तो ट्रेकिंग करते करते फिर अलग अलग जो फोर्ट्स होते हैं वो देखा, उसमें काफी सारे अपने हेरिटेज है, हिडन हेरिटेज है। महाराष्ट्र में मोर देन 700 फोर्ट्स है, उसमें से 350 फोर्ट्स हिल फोर्ट्स है। और वो हिल फोर्ट्स में हम लोग जाने के बाद देखा कि ये काफी सारा हेरिटेज है जहाँ पे कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है, उसका एक स्टडी डॉक्यूमेंटेशन करना काफी जरूरी है। तो फिर वो पैशन को मैंने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते उसके ऊपर प्लानिंग किया। और आर्किटेक्चर इज लाइक कि हम लोग को एक तो नया बिल्डिंग्स तो बनाना है, लेकिन हमारे जो पुरातन बिल्डिंग्स जो है, स्ट्रक्चर्स है, उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं सो दैट आने वाली पीढ़ी को उससे इंस्पिरेशन मिले। तो एज अ ट्रेकर हम लोग को लगता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य हम लोग को दिया है, तो वो सारे फोर्ट जो उसकी साक्ष्य है और उनको कंजर्वेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो ऐसे वो जर्नी चलता गया सर। और जैसे मुझे पता चला कि इफ यू मेक योर पैशन इनटू प्रोफेशन देन योर जर्नी बिकम इजी। सो इस तरीके से सर आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी क्या रही, आपने शुरुआत कहाँ से किया? और मैंने ये देखा है कि लोग एक्सपर्टीज एक फील्ड में रहते हैं होते हैं, पर आपका ये मल्टी फील्ड में जो एक्सपर्टीज है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मैंने जब आर्किटेक्चर पास किया तो मेरा थीसिस जो था वो रेन सेंटर था। और मेरे जो गुरु है संदीप अध्यापक सर, उनसे मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीखा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीखते सीखते मुझे उससे पैशन हो गया। और मैंने देखा कि इंडिया इज अ रेन रिच कंट्री, हमारे यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होता है, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस। राइट। और कैसा है कि बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग मुझे थोड़ा ग्रामीण भाग में जो है, रूरल एरिया में काफी इंटरेस्ट था, घूमना वगैरह। तो वहां पे भी काफी सारी समस्या है पानी को लेके, अर्बन एरिया में भी काफी सारी समस्या है।
तो थोड़ा ये जब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन ये सब्जेक्ट मुझे पता चला, उसमें अगर अगर ठीक से मैनेजमेंट करते हैं हम लोग पानी का, तो ये वाटर क्राइसिस हमारा कम हो सकता है या फिर पूरी तरह हम लोग उससे मुक्त हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में जो वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट है, उसके ऊपर मैंने सोचा कि हम लोग एक्सपर्टीज करते हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, रूरल एरिया में भी चल रहे हैं और अर्बन एरिया में भी चल रहे हैं। तो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मैंने जैसे बोला कि केडीएमसी का हम लोग अभी कर रहे हैं, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू रोटरी कर रहे हैं हम लोग वो प्रोजेक्ट। और एक ऐसे ही मतलब जो पायलट प्रोजेक्ट अगर होते हैं तो सिटीजन्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है और उसमें से इंस्पिरेशन लेके अपने कल्याण सिटी जो है उसमें काफी सारा वाटर कंजर्वेशन अच्छे से हो सकता है। एंड जैसे जैसा आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जर्नी के साथ, फिर एज अ ट्रेकर हम लोग कंटिन्यू घूम ही रहे हैं। तो मोर देन अभी 25 फोर्ट्स हम लोगों ने मतलब 25 फोर्ट्स हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किए हुए हैं। मतलब वैसे 150 फोर्ट्स किए, लेकिन 25 फोर्ट्स हम लोगों ने महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन किए हैं। उनकी एक स्कीम है जिसको इको टूरिज्म कहा जाता है। इको टूरिज्म इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं कि टूरिज्म काफी बढ़ रहा है और सोशल मीडिया उसमें काफी इम्पैक्ट कर रहा है कि जितने भी फोर्ट्स है या फिर जितने भी पिकनिक स्पॉट है वहां पे काफी रश हो रहा है एंड इट इज फ्यूचर में ये काफी डेंजरस हो सकता है। तो इसका प्लानिंग होना काफी जरूरी है आने वाले टाइम में। तो इसलिए अंडर इको टूरिज्म हम लोग उसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो 25 फोर्ट्स हम लोग अभी उसका पूरा डीपीआर बना के हम लोगों ने महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है। उसके ऊपर काम भी चल रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देयर हेरिटेज वैल्यू, क्योंकि हम लोग को हेरिटेज वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है। बट जो भी फोर्ट्स है, जो भी पिकनिक स्पॉट है, उसको हम लोग पब्लिक के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका हम लोग ताकि कोई हादसा ना हो। यस, कोई हादसा ना हो। फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है आने वाली, उसको देख के हम लोग वो प्रपोजल, वो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग सबमिट कर रहे हो डीपीआर, विच इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बाद में प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या जरूरी है बेसिक, वो हम लोग उसमें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और ये सारा रिपोर्ट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसको इको टूरिज्म के माध्यम से सेंटर गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहा है और हम लोग को फंडिंग मिल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और ये काम चल रहा है सर। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो देश है, हमारे भारत जैसे देश में जो संतों की भूमि है, जहाँ जिसका इतिहास इतना पुराना है, यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा तो मुझे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे ड्रॉट जैसे कंडीशन हो जाते हैं आपके हिसाब से? अभी सबसे पहला मैं बोलूंगा कि महाराष्ट्र इज द टफेस्ट जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन्स जो भूगर्भ शास्त्र है, इट्स द वेरी टफेस्ट। यहाँ पे मतलब एंटायर महाराष्ट्र इज कवर्ड विथ 90% ऑफ बेसॉल्ट रॉक। बेसॉल्ट रॉक जिसे हम लोग मराठी में अग्निजन्य खड़क बोलते हैं, विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। जो भूकंप वगैरह हुए हैं उससे वो हार्ड रॉक अपना तैयार हुआ है और एंटायर महाराष्ट्र जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक 20-25 फीट के बाद में महाराष्ट्र में पूरा हार्ड रॉक ही है। इस हार्ड रॉक में वाटर जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे टफेस्ट चीज है। हम लोग को हर जगह पानी नहीं लगता। बिल्कुल। वो जो बेसॉल्ट रॉक का जो प्रॉपर्टी है, बेसॉल्ट रॉक का जो प्रॉपर्टी है कि सिर्फ वेन में से, फ्रैक्चर्स में से ही पानी हम लोग को मिलता है। तो वो फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो फ्रैक्चर के ऊपर अगर बोरवेल करेंगे हम लोग तो ही हम लोग को पानी लगता है। अगर हार्ड रॉक में जहाँ पे झरने या फिर अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम बोलते हैं, अगर वो नहीं है और आपने बोरवेल ड्रिल कर दिया तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ टफेस्ट जियोलॉजी, वाटर विड्रॉवल एज वेल एज वाटर रिचार्जिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन महाराष्ट्र। सो हम लोग को टेक्नोलॉजी का यूज काफी करना चाहिए टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर सोर्सेस। और जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में हम लोग बोलते हैं कि काफी सारा अच्छा रेनफॉल है, इंडिया में अच्छा रेनफॉल है। उसमें मुंबई में 2500 mm रेनफॉल है, हमारे यहाँ पे अराउंड 2500 mm रेनफॉल है। बट बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन ये जो पानी है ये नदी नाले और बाद में समुद्र को मिल जाता है, विच इज ये काफी लॉस है हमारा। कि मतलब हम लोग ड्यूरिंग समर सीजन स्कैरसिटी फेस करते हैं, पानी का टंचाई हम लोग को आता है। लेकिन
ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्लडिंग होता है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल तो राइट। इसके लिए जैसा आपने कहा कि मैनेजमेंट काफी जरूरी है, एंड मैनेजमेंट एट एंड लेवल मींस स्टार्ट लेवल हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पे वो बारिश गिरता है वो पॉइंट पे हम लोग को उसका मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है, रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन अगर रेन को हम लोग प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हमारा जो वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो उसके काफी सारे एग्जाम्पल है। कल्याण में हमारे यहाँ पे 7 से 8 बड़े बड़े तालाब थे। आज हम लोग जो सुभाष मैदान देख रहे हैं या फिर केडीएमसी देख रहे हैं, इट वाज अ लेक। जैसे कलाव तालाब अभी है, वैसे 7 लेक हमारे यहाँ पे थे, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन जितने भी कैचमेंट एरिया है उतने हमारे जो है वो रिक्लेमिनेशन में वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो पानी जो है वो रुकने को जगह नहीं है, वो पानी सारा खाड़ी से समुद्र में निकल जाता है। एंड आपको हैरानी होगी कि हमारे कल्याण में 200 से ज्यादा ओल्ड डगवेल्स है, हम लोग जो कुएं बोलते हैं। कुएं का जो डेप्थ होता है वो अराउंड 40 फीट होता है। तो 200 से ज्यादा कुएं है जो बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन आज मतलब अनफॉर्चुनेटली वो 200 कुएं जो है पानी से भरे हुए नहीं है, बिकॉज रैपिडली वाटर हम लोग बोलते मैनेजमेंट और ये सब चीजें पंपिंग की वजह से वो जो ग्राउंड वाटर टेबल जो है अपना काफी नीचे जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में रेन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर नेचुरल रिचार्ज नहीं हो रहा है तो हम लोग को आर्टिफिशियल रिचार्ज करना काफी जरूरी है, और इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वाटर मैनेजमेंट का। सर ये जो आप कंसेप्ट है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या किया जाता है, हम लोग वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? यस सर, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे 2500 mm रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, जिसे हम लोग एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो बारिश काफी ज्यादा है हमारे पास, तो उसको कंजर्वेशन करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग जिसे कहते हैं, जिसमें 2 टाइप के हार्वेस्टिंग मेथड है। एक तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक है सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब उसके वर्डिंग में ही उसका पता चल जाता है कि क्या है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस छत से जो पानी आता है उसको हम लोग को हार्वेस्ट करना है और वो यूज करना है। सरफेस रन ऑफ में हम लोग को जो पानी है वो सरफेस से हम लोग को हार्वेस्ट करना है। लेकिन बिकॉज ऑफ मतलब हाई रेनफॉल जोन और कंटेमिनेशन और ये सारी चीजें देखते हुए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे मुंबई के लिए फिजिबल है, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर हमारा कंट्रोल है। जो भी पानी गिर रहा है छत के ऊपर वो पानी काफी साफ होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सरफेस रन ऑफ जो है उसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस है, आपके जो बोरवेल्स वगैरह है वो कंटेमिनेट हो सकते हैं। जिस एरिया में, जिस जोन में वाटर रेनफॉल कम है वो जोन में हम लोग सरफेस रन ऑफ भी कर सकते हैं। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा पूछा, बेसिक डेफिनेशन क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि whenever there is a rain you need to catch this rain, utilize it for your secondary purpose and surplus to be recharged into the ground for your future need. जो भी बारिश आता है वो बारिश को हम लोग को कैच करना है, उसको बेसिक फिल्ट्रेशन करना है, और वो फिल्ट्रेशन करने के बाद वो पानी को हम लोग को यूटिलाइज करना है फॉर सेकेंडरी पर्पजेस। अदर देन ड्रिंकिंग हम लोग वो पानी यूज कर सकते हैं। एंड सरप्लस जो पानी है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, 3 महीना ही बारिश आता है, तो वो अतिरिक्त पानी जो है वो हम लोग को भूगर्भ में रिचार्ज करना है फॉर आवर फ्यूचर नीड। अभी जो मैंने बोला कि ये पानी हम लोग को सेकेंडरी यूज के लिए क्यों यूज करना है, पीने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में। बिल्कुल। तो रेन वाटर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। बारिश के पानी में जो मिनरल्स हम लोग हमारे बॉडी के लिए लगते हैं वो मिनरल्स नहीं होते, वो अति शुद्ध होता है, इसलिए हम लोग पी नहीं सकते हैं। इसलिए वो रेन वाटर हम लोग को सेकेंडरी यूज के लिए यूज करना है। बट इफ दिस वाटर वी रिचार्ज इनटू द ग्राउंड, तो उसमें नेचुरल मिनरल ऐड हो जाते हैं और फिर वो पानी बेसिक फिल्ट्रेशन करने के बाद हम लोग पी भी सकते हैं। तो इसलिए ये सस्टेनेबल एक अप्रोच है कि जो बारिश का पानी है, मतलब अगर ये कंडीशन मुझे पूछेंगे कि आज हम लोग को जो वाटर सप्लाई मिल रहा है कल्याण सिटी को या फिर मुंबई को, वो एक 100 किलोमीटर दूर से हम लोग को वाटर सप्लाई मिल रहा है। अच्छा, मतलब जो शाहपुर में अपने डैम है, तानसा, भादसा, वैतरणा, ये डैम से जो पानी आ रहा है वो 100 किलोमीटर से पानी हम लोग कल्याण में ला रहे हैं या फिर मुंबई में दे रहे हैं वो पानी। तो इट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन मतलब
अनफॉर्चुनेटली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है और Right. जिस क्षेत्र में अपने डैम से वहां पे रेनफॉल कम है तो वहां का पानी हम लोग लाके 100 किलोमीटर दूर से हम लोग ये यूज कर रहे हैं, विच वॉज डिजाइन बाय ब्रिटिशर्स। वो हर एक डैम जो डिजाइन हुआ है वो 50 इयर्स पहले डिजाइन हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन अभी हम लोग को नहीं क्या ये सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों ना हम ऐसा सोचे कि वो जो डैम हम लोग दूर से पानी ला रहे हैं 100 किलोमीटर, वही डैम अगर हमारे छत पे ही होगा, छोटा छोटा डैम अगर हम लोग कंसिडर करें एज अ रूफ हमारा अगर डैम होगा तो वो पानी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो अपना सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो म्युनिसिपैलिटी हम लोग को पानी देता है, वो सिस्टम के ऊपर का लोड काफी कम हो सकता है और एक सस्टेनेबल अप्रोच सिटी के लिए हो सकता है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि 2-3 दिन अगर लगातार बारिश होता है तो फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं, बहुत सारे घर बिल्डिंग्स डूब जाती हैं और उसके बाद भी स्थिति होता है कि ड्यूरिंग द गर्मियों के टाइम में पानी की का लेवल जो बहुत कम हो जाता है। तो सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये कैसे हेल्प कर सकता है कि सभी लोगों को इजीली पानी पहुंच सके? अगर किसी को करना है, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है? अभी जो क्वेश्चन मुझे आपने पूछा सर कि बारिश अगर 2-3 दिन होता है तो हमारे यहाँ पे फ्लडिंग सिचुएशन आ जाता है, तो उसका एकमेव कारण है सर कि जो कैचमेंट एरियाज है वो हम लोगों ने सारे उसमें बिल्डिंग्स बांध लिए हैं। जैसे मैंने बोला था काला तालाब जो अपना है, उस तरीके से 7 तालाब हमारे लेक्स हमारे कल्याण सिटी में थे। अगर वही लेक के ऊपर हम लोगों ने ग्राउंड बना दिए हैं, हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना दिए हैं, तो पानी कहाँ जाएगा कहाँ? इसलिए वो बेसिक थिंग है कि वी नीड टू फॉलो आवर टाउन प्लानिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। बफर जोन हम लोग को छोड़ना चाहिए सिटी में, अदरवाइज 26 जुलाई तो सब लोगों ने देखा ही है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि एज अ सिटीजन हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और हम लोग को अगर पता चल रहा है कि वो दिशा गलत है तो उसके ऊपर सोचना भी काफी जरूरी है। और आपका सेकंड जो क्वेश्चन था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से नहीं क्या ये फ्लडिंग के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कैचमेंट एरिया तो हमारा चला गया है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है अपना, उसमें हम लोग ये पानी ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर वो प्रॉपर जैसे मैंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वो पानी अगर हम लोग पुनर्भरण करते हैं एग्जिस्टिंग हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में, तो वो फ्लडिंग के ऊपर एक कंट्रोल मेजर हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि 200 वेल्स है हमारे कल्याण में, वो अभी ड्राई है, तो अगर वो टेक्निकली परफेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ने में काफी हेल्प होगा और एक सस्टेनेबल अप्रोच फिर से डेवलप होगा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है हम लोग को उसमें उसके ऊपर का लोड अगर हम लोग कम कर दे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, अगर हर कोई बिल्डिंग ये बोरवेल्स या डगवेल्स के माध्यम से अगर सेकेंडरी यूज अपना खुद करता है मैनेज, तो पीने का जो पानी वो सेव हो सकता है और जिन लोग के पास स्कैरसिटी है पानी का, वो पानी उनको मिल सकता है। एक सस्टेनेबल अप्रोच हो सकता है। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल अभी जैसा हम लोगों ने रोटरी क्लब के माध्यम से हम लोग वो कर रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है केडीएमसी के लिए, केडीएमसी के मुख्य इमारत मेन बिल्डिंग के लिए हम लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो सिटीजन्स के लिए 1 हफ्ते भर बाद वो प्रोजेक्ट देखने के लिए खुला हो जाएगा। तो वैसा अगर प्रोजेक्ट हर कोई बिल्डिंग सोसाइटी या बिल्डर डेवलपर अपने बिल्डिंग में अगर करते हैं तो काफी सारा सस्टेनेबिलिटी हमारे सिटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या स्टेटस है कल्याण जैसे महानगर का? और जब इतना अच्छा चीज है, अगर पानी का स्कैरसिटी होगा तो सबको होगा, ऐसा तो नहीं कि एक के घर में पानी मिल रहा है और दूसरे घर में पानी नहीं मिल रहा है। तब जब ये स्कीम इतनी अच्छी है तो लोगों का एडॉप्शन रेशो क्या है, या फिर इसके बीच में मुझे लगता है अवेयरनेस काफी कम है? अभी सर कैसा है, एज पर जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जीआर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है 2005 से कंपलसरी है। अच्छा, हर बिल्डिंग को सीसी या फिर ओसी मिलने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी। बट अभी अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने बोला है कि ये प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली परफेक्ट कैसे किया जाता है, इसका अवेयरनेस काफी कम है। मतलब क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल कैसा हो जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक पानी कलेक्ट करो और वो खड्डे में छोड़ दो, दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके ऊपर कंप्लीशन मिल जाता है। अच्छा। बट
दिस इज नॉट द वे। परफेक्ट वे। मैंने जैसे बोला है कि स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजी फर्स्ट। हम लोग को हमारा जियोलॉजी जो है, भूगर्भ शास्त्र, वो समझना जरूरी है। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि 90% महाराष्ट्र इज कवर्ड विद बेसॉल्ट रॉक, और अगर वो खड्डे में आप पानी छोड़ेंगे तो वो शैलो डेप्थ में जाके वो पानी फिर से नदी नाले में ही मिलने वाला है। अगर मतलब सिंपल अगर बात करेंगे, हम लोग पानी निकालते हैं 200 फीट से बोरवेल से, और हम लोग छोड़ते कहाँ पे है 40 फीट पे, तो वो पानी वो 200 फीट तक जाएगा ही कैसे? राइट। और डे बाय डे अगर हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, पानी को पंपिंग करते रहेंगे 200 फीट से, तो वो इनडायरेक्टली एक दिन ऐसा आएगा कि वो ग्राउंड वाटर टेबल पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर जैसा आपने बताया कि हाई रेनफॉल जोन, बट लैक ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग वो सस्टेनेबिलिटी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए जैसा आपने बोला कि ये सिस्टम तो काफी अच्छा है, बट उसका अवेयरनेस होना काफी जरूरी है। उसके टेक्निकल पायलट प्रोजेक्ट जो है अपने सिटी में होने काफी जरूरी है। और रोटरी क्लब ऑफ कल्याण के माध्यम से हम लोग वही काम हम लोग कर रहे हैं कि जो मुख्य इमारत है अपनी केडीएमसी की, उसको ही हम लोग वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट जो भी सिटीजन्स है, बिल्डर्स, डेवलपर्स है, इंजीनियर्स है, उनके लिए वो एक प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट और एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट रहेगा। और आने वाले फ्यूचर में काफी सारे अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं। सर, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोग आप तक पहुंचना चाहें तो आपका क्या सर्विसेज रहता है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा सर। हाँ, अभी जैसा मैंने बताया कि केडीएमसी को हम लोग कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो नेक्स्ट उसका फेज जो है कि हम लोग रोटरी क्लब ऑफ कल्याण के माध्यम से सारे लोगों के लिए मुफ्त मार्गदर्शन हम लोग रखने वाले हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर किसी को सोसाइटी को करना है तो वो रोटरी क्लब ऑफ कल्याण को अप्रोच कर सकते हैं। उनको हम लोग गाइड करेंगे कि आपके सोसाइटी में या फिर आपके बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। ये गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपको, और आगे वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कैसा करना है उसका भी हम लोग गाइडेंस करेंगे। एक तो बेसिक कॉस्ट भी बता दीजिएगा, कितना लग सकता है? हाँ, अभी करना है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे यूट्यूब पे अभी काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं कि 10,000 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 25,000 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऐसा नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करना है तो साइट स्पेसिफिक स्टडी, हर जगह का अलग अलग डिजाइन हो सकता है, और वो डिजाइन के हिसाब से हर जगह को स्टडी करने के बाद, डेटा कलेक्शन के बाद प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो कलेक्शन जो करना है हम लोग को टेरेस से करना है, चैनलाइजेशन जो करना है हम लोग को वो पीवीसी पाइप जो होते हैं अपने रेन वाटर पाइप्स, उसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका एडिशनल जहाँ पे बोरवेल है वहां तक हम लोग को चैनलाइजेशन करना है। बोरवेल या फिर डगवेल है अपना, उसके अराउंड हम लोग को रिचार्ज पिट एक्सकेवेशन करना है, जिसका बेसिक डायमेंशन जो होता है वो 6 फीट बाय 6 फीट और 5 फीट डीप ऐसा वो पिट होता है। और फिर बाद में जो रिचार्ज पिट होते हैं उसमें केसिंग पाइप जो होता है उसको हम लोग को परफोरेशंस करना पड़ता है, सो दैट वाटर जो है वो डीप एक्वीफर में रिचार्ज होना चाहिए। फिर बाद में उसमें फिल्टर मीडिया होता है। फिल्टर मीडिया हम लोग को रिवर सैंड ही यूज करना है, जो पेबल्स होते हैं राउंड शेप वही हम लोग को यूज करना है। और ये सब अरेंजमेंट होने के बाद में इंटरनल प्लास्टर, उसके ऊपर मैनहोल कवर, फिर बाद में इसका ओवरफ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग वाटर को अगेन हम लोग को देना है। तो ये सारे टेक्निकल फैक्टर कवर अगर हम लोग करेंगे, और एग्जिस्टिंग बोरवेल अगर होगा तो अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा है एक सोसाइटी पर। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बारिश हमारे पास हर साल आती है, और वाटर रिक्वायरमेंट हम लोग को साल भर रहता है। तो अगर वो बोरवेल को, एग्जिस्टिंग बोरवेल अगर आपका होगा तो उसको सस्टेनेबल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपका बोरवेल का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों भी इंप्रूव होगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रेन वाटर इज अ प्राइम सोर्स ऑफ वाटर, इट डजंट कंटेन मिनरल्स ऑल्सो। सो वो अगर बोरवेल का आपका हार्ड वाटर भी होगा और उसमें अगर आप रेन वाटर ऐड करेंगे तो वो वाटर का क्वालिटी जो है, बोरवेल वाटर का क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाएगा। मींस वी कैन से वन सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूशन इज कंटेमिनेशन। इफ यू डाइल्यूट फ्रेश वाटर, अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर में आप डाइल्यूट करेंगे, वो वाटर का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। अभी आपका जो दूसरा कार्य क्षेत्र है सर, वो है हेरिटेज के ऊपर। तो महाराष्ट्र में हेरिटेज का क्या इंपॉर्टेंस है और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। यस, तो जैसे वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि
अपने महाराष्ट्र में वैसे ही इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल है, हमारे यहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा है, बिल्कुल। पर लैक ऑफ मैनेजमेंट हम लोग वो स्कैरसिटी हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में काफी सारे हेरिटेज है जिसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफी सारा टूरिज्म हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन टूरिज्म। तो उसके बेस्ट एग्जांपल हमारे किले हैं। तो महाराष्ट्र में अराउंड 700 किले हैं। अच्छा, 700 किले हैं और वो काफी सारे किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज का पदस्पर्श हुआ है। सर वो किलों का इतिहास भी थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ, लेकिन काफी सारे लोगों को लगता है कि ये सारे किले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बांधे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो थिंकिंग था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो काफी मतलब एडवांस हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे जो किले थे वो सातवाहन काल से, मीन्स अराउंड ईस्वी सन पूर्व 250 बीसी ऐसा जो किले थे, उसको हजारों साल पूरे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही किलों का सहारा लेके स्वराज्य स्थापन किया है, वी कैन से। हर किलो का उन्होंने रिपेयरिंग किया है, रिस्टोरेशन किया है, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज किले पूरी तरह बांधते फिरते तो फिर बहुत समय लग जाता तो, और इतना जो विस्तार था वो नहीं हो पाता। यस, तो अवेलेबल रिसोर्सेस का यूज कैसा करना है ये हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज से पता चलता है। और ये सारे किले जो है वो अगर हम लोग देखने को जाएंगे तो इंडिया में अराउंड 1600 किले है। अच्छा, 1600 किलों में से 700 किले महाराष्ट्र में और 700 किलो में से 350 किले जो है वो सह्याद्री में है अपने। अच्छा। जो हम लोग वेस्टर्न घाट हम लोग जिसे बोलते हैं, तो ये 350 किले हमारे महाराष्ट्र में है। मीन्स अगर एग्जांपल देंगे कि अगर हम लोग हेलीकॉप्टर लेके निकलेंगे सह्याद्री से तो हर 1.5 किलोमीटर पे एक किला मिलेगा हम लोग को। और ये जो किले हैं वो सारे किले पुराने जो ट्रेड रूट्स थे, वो ट्रेड रूट्स के ऊपर ही बांधे गए हुए किले हैं। तो ये किले जो है ये हमारे इतिहास की साक्ष्य हमें देते हैं। ये जो स्वराज्य स्थापन किया है महाराष्ट्र में, वो शिवाजी महाराज ने ये किलों का सहारा लेके ही किया हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये इंस्पिरेशन हो सकता है। तो वो किलों के ऊपर अभी न्यू जनरेशन है वो ट्रेकिंग्स वगैरह वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नेचर में जाके उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर हो रहा है कि टूरिज्म उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस वी कैन से। तो ये किलों को लेकर ये काफी सारे केव्स है अपने यहाँ पे, अजंता एलोरा केव्स है, अपना संजय गांधी नेशनल पार्क में कोंढाना केव्स है, बाद में काफी सारे मुंबई में भी काफी सारे केव्स है। तो केव्स है, टेम्पल्स है, ये सारे अपने हेरिटेज है, इसको हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन करना काफी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में उसका कंजर्वेशन प्लान करना काफी जरूरी है, बिकॉज ये अगर हम लोग करेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर टूरिज्म अगर होता है तो वो लोकल जो पब्लिक होता है उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी एक हो जाता है, और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो उसके अंडर हम लोग एक 25 पोर्ट्स हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किए हुए हैं और उसके डीपीआर हम लोगों ने सबमिट किए हुए हैं। और वो स्टडी में हम लोग वो भी देख रहे हैं कि जो लोकल पब्लिक होते हैं तो उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज कैसे जगह पे दे सकते हैं, पर दे सकते हैं। अगर मतलब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर उसका अगर कंजर्वेशन होता है तो इट कैन अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो। और एक हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ, अपना जो ग्रोथ चल रहा है कंट्री का, वो जीडीपी में जीडीपी इंप्रूवमेंट के लिए किलों का सहारा या फिर हेरिटेज टूरिज्म का काफी सारा सहारा हो सकता है, और एक सस्टेनेबल अगेन डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि आपने 25 किलो के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया है, हाँ। तो आपका बिगेस्ट फाइंडिंग क्या रहा है? आज वो किलो की क्या स्थिति है? अभी जैसे मैंने बोला कि हर किला जो है वो 1200-1300 साल पुराना किला है, और फिर बाद में उसके ऊपर रेस्टोरेशन काफी हुआ है अलग अलग टाइम में, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, या फिर पेशवा काल में। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि वो जो हिल फोर्ट्स है स्पेशली, उसके ऊपर अप्रोचेस काफी डिफिकल्ट है उधर ऊपर जाना, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डिजाइन।
सारे किलों के जो अप्रोच थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही डिफिकल्ट किए हुए थे, क्योंकि अच्छा। उसको वो डिफेंस फोर्ट थे। डिफेंस फोर्स थे, तो अभी दिक्कत ऐसी आ रही है कि वो फोर्ट्स के ऊपर अप्रोच नहीं मिल रहा है और वहां पे कंजर्वेशन का काम नहीं हो रहा है। बट अगेन आई कैन से कि ऐसे पैशनेट अगर आर्किटेक्ट्स हम लोग को मिलते हैं, सिविल इंजीनियर मिलते हैं, कि वो ये सारे चैलेंजेस पार करके अगर वहां पे कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो वो काफी सस्टेनेबल या फिर वो काफी परफेक्ट अप्रोच हो सकता है। बिकॉज वहां पे रास्ता बना के फिर बाद में उसको कंजर्वेशन करना मतलब अगेन मेथोडोलॉजी को डिस्टर्ब करने जैसा है। कि मेन मेथोडोलॉजी जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, कि उन्होंने ही वो किले डिफिकल्ट उसके जो पाथ, अगर हम लोग उसको अगर इजी कर देंगे, वहां ऊपर तक अगर गाड़ी जाने लगी, तो उसका हेरिटेज जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस अप्रोचेस रूट हम लोग को देखने पड़ेंगे, कि जो किले जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसको रिस्टोरेशन करना है हमें। और जैसे आपने बताया कि क्या स्थिति है अभी, तो काफी सारे किले हैं जहाँ पे दरवाजे है अभी तक, बाद में वाटर टैंक्स है, काफी सारे बेस्टन्स है, बुरुज जिसे हम लोग बोलते हैं, ये काफी सारा हेरिटेज है वहाँ पे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने 25 फोर्ट्स किए हैं, लेकिन 150 से ज्यादा हम लोग के पास उसके डॉक्यूमेंटेशन है सारे किलों के, उसके जीपीएस लोकेशन है, उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो अगर आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करता है, वो डेटा यूज करके काफी सारे किलों का जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम लोग रिस्टोरेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज द टेक्निकल वे ऑफ डूइंग द रिस्टोरेशन। हमने ये भी देखा है सर, बहुत सारे किलों की जो स्थिति है थोड़ी खराब हो चुकी है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, कोई टॉयलेट्स नहीं है वहां पे, जाने के लिए रास्ते तो नहीं है वैसे, पर अगर कोई ट्रैकिंग वहां पे लेके जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो फिर वहां पे इजिली दूर दूर तक कोई उपचार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये भी हम लोग देखते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनमें कोई अवेयरनेस नहीं है, वो किलों पे ध्यान कोई नहीं देने वाला है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये सबको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है, जो फॉरेन के टूरिस्ट हैं, उनको हम लोग अट्रैक्ट कर सके। तो उसके ऊपर वही मैंने सॉल्यूशन बताया कि इको टूरिज्म जो स्कीम है वो वही है, कि हम लोग को विदाउट डिस्टर्बिंग हेरिटेज वैल्यू, हम लोग को यही सारा प्लानिंग करना है। फर्स्ट थिंग कि लोकल पब्लिक को हम लोग कैसा रेवेन्यू जनरेशन वहां पे एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंड बेसिक जो थिंग आपने बताया है कि किलो के ऊपर कंसिडरिंग द फ्लोटिंग पॉपुलेशन, हम लोग को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग देयर हेरिटेज वैल्यू, वही डीपीआई हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और बेस्ट एग्जांपल इज राजगढ़ फोर्ट, जो आपने बताया कि मतलब हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं कि हर बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसका लाइफ अराउंड 250 ईयर्स 150 ईयर्स होता है, लेकिन राजगढ़ अगर आप देखेंगे तो अभी भी 350 साल पुराना हो चुका है, मतलब 350 साल से ज्यादा हो चुका है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद डिजाइन किया हुआ फोर्ट है, वो अभी भी 4500 फीट के ऊपर, उसके वॉल्स अभी भी वैसे ही है। तो ये सोचने की बात है कि किस तरीके से उन्होंने प्लान किया। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रोड्स बनते हैं एक हफ्ते में खराब हो जाते हैं, और शिवाजी महाराज ने 300 साल पहले 500 साल पहले जो काम किए हैं, वो आज भी उसी तरह से आज भी वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। मतलब मैंने ताजमहल भी देखा है और राजगढ़ भी देखा है। डेफिनेटली ताजमहल इज अ मार्वल, लेकिन राजगढ़ इज लाइक मतलब उसके जैसा ही किला है कि हर महाराष्ट्रियन, हर जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसने वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किले को हमारे महाराज ने वो डिजाइन किया हुआ है। और आर्किटेक्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल राजगढ़ फोर्ट, जो इतने ऊंचाई पे भी अभी भी शान से खड़ा हुआ है। हमारे एक सर है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके किले को विजिट करो, क्योंकि जो किले की महिमा है वो अद्भुत है और अद्वितीय है, और उसके अंदर एक अलग तरीके का आपको आर्किटेक्चर, अलग तरीके का सोच भी आपको मिलता है। एंड डेफिनेटली मतलब शुरुआत जो सब्जेक्ट से की है हम लोगों ने, वाटर मैनेजमेंट, तो हर किले का एक डिफरेंट वाटर मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल जो अप्रोच में बार बार जो कह रहा हो। तो हर किले के इतने 4500 फीट के ऊपर जो किले बनाए हुए हैं, हर किले में एक वन ऑफ द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट केस स्टडी आपको मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि व्हाई डू वी रिस्टोर आवर हेरिटेज, तो उसमें से ही हम लोग को इंस्पिरेशन मिलने वाला है कि हाउ कैन वी प्लान अ सस्टेनेबल सिटी। जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसका प्लानिंग ऑलरेडी हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कर चुके हैं।
तो वही स्टडी हम लोग को आज के जमाने में वही रिपीट करना है और एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक समृद्ध सिटी हम लोग बना सकते हैं। सर अभी आप जो इतना काम करते हैं वाटर कंजर्व ये इसमें हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, तो आपके सामने कौन-कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? मैं ऐसा कहूंगा सर, हेरिटेज कॉन्जर्वेशन ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है जी। जिसमें हम लोग को और बहुत सारा काम करना है। मैं तो कहूंगा कि शुरुआती है हमारी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि डॉक्यूमेंटेशन कि हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि किलों के ऊपर कॉन्जर्वेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो कॉन्जर्वेशन जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि एएसआई, स्टेट आर्कोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो उसके ऊपर काम करती है, बट वो काम करने के लिए भी मेथोडोलॉजी होती है, वो काम करने के लिए भी काफी सारी प्री रिक्विजिट होती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है किले के ऊपर, तो 100 साल पहले या फिर 500 साल पहले वो क्या था एग्जैक्टली वो अगर एविडेंसेस मिलते हैं, वो अगर रिसर्च हम लोग को मिलती है, तो ही हम लोग वो कंजर्वेशन कर सकते हैं। विदाउट एनी एविडेंसेस वी कांट गो फॉर अ कंजर्वेशन, बिकॉज वो जो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जिसको कंजर्व करना है, तो उसकी हेरिटेज वैल्यू क्या है एग्जैक्टली कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं एक किले के ऊपर अगर वो 500 साल पहले अगर आक्रमण हुआ है और उसके दरवाजे में अगर एक बारूद गोला अगर घुस गया है अंदर, या फिर वहां उसकी वो तोड़फोड़ हुई है उस जमाने में, तो हम लोग को वो वैसे ही कॉन्जर्व करनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट इज अ हिस्ट्री, वी कांट इरेज दैट हिस्ट्री। इसलिए आपने जैसा बोला कि क्या चैलेंजेस है, तो हम लोग को पेशेंस काफी जरूरी है, फर्स्ट थिंग रिसर्चर्स काफी जरूरी है, इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हम लोग को उसको एनालिसिस करना काफी जरूरी है। अगर ये हम लोग कर पाए तो आगे कंजर्वेशन करना काफी इजी हो सकता है, या फिर कंजर्वेशन के लिए ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग कंजर्वेशन नहीं कर सकते। अदरवाइज हम लोग अगर वैसा अप्रोच रखेंगे तो हिस्टोरिकल या फिर हेरिटेज वैल्यू डिस्टर्ब हो सकता है, आने वाली पीढ़ी को गलत इंफॉर्मेशन जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि अपना दुर्गाड़ी जो फोर्ट, दुर्गाड़ी किला जो पुराना जो किला था और आज का किला है, काफी डिफरेंस है। तो यस 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 यस, तो वो प्रॉपर स्टडी करके वो कंजर्वेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हम लोग हेरिटेज कंजर्वेशन में गवर्नमेंट और कम्युनिटीज का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट, मैंने जैसा बोला कि एएसआई जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, स्टेट आर्कोलॉजी है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा बोला कि अभी तक उतना काम मतलब उतना रैपिड काम नहीं हो रहा है जैसा क्यों नहीं इतना तेज गति से शिवाजी महाराज जैसे योद्धा की जो विरासत है उसको हम लोग बचाने में इतने स्लो गति से क्यों जा रहे हैं? ये सर पॉलिसीज मैटर करता है सर। क्या है कि ये कॉन्जर्वेशन या फिर ये सारी चीजें जो है वो हम लोग बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर वाली चीजें है। आज हम लोग जो अड़के हुए हैं वो रोटी कपड़ा मकान में ही अड़के हुए हैं, तो ये कॉन्जर्वेशन वगैरह ये तो काफी दूर की चीजें हैं। स्टिल गवर्नमेंट उसमें पॉजिटिव है और काफी अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि उसमें फास्ट वर्किंग होना काफी जरूरी है, बिकॉज वी हैव काफी ज्यादा हेरिटेज है हमारे पास, जो सांस्कृतिक धरोहर है। हाँ, अगर इसको हम लोग अभी बचाएंगे नहीं तो नष्ट होने लगेगा। यस यस यस, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? और सेकंड थिंग, ये अगर हम लोग आज करेंगे, रैपिडली करेंगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है टूरिज्म के लिए, अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और काफी सारा फॉरेन टूरिस्ट एक्सचेंज भी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसा आप करेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको फास्ट होना काफी जरूरी है, और जैसा मैंने बोला कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। तो एज अ हिस्टोरियन या फिर एज अ रिसर्चर या फिर एज अ स्टेक होल्डर वी कैन से कि आपको आपके सिटी में जो हेरिटेज है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएशन काफी जरूरी है, उसके प्रति रिस्पेक्ट करना काफी जरूरी है। हर हेरिटेज कंजर्वेशन या फिर हर टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट सिटी पे दिखना काफी जरूरी है। तो अगर ये पब्लिक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें व्हाट वी नोटिस कि लोग जाते हैं कि लोग गंदगी करते हैं, स्मोक करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट और अभी मैं एज अ प्रोफेसर काम करता हूँ, तो हम लोग अभी भी ट्रैकिंग वगैरह लेके जाते हैं किसी न किसी किले पर। तो जाते तो ठीक है,
पर जाते हुए टाइम हम लोग गोली लेके जाते हैं, यस और जब वहां से आते हैं हाँ तो प्लास्टिक है, कुछ बोतल्स है, हम लोग Yes. उसको नीचे लाके तो डंप कर देते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी सिटीजन शुड कैरी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे आपने बताया कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को बढ़ाने हैं रादर देन, मतलब हम लोग को मिनिमाइज करना है नेगेटिव इम्पैक्ट। जो आपने बोला कि किलो के ऊपर धूम्रपान करते हैं, दारू हाँ, पीते हैं लोग, बिल्कुल। या फिर कचरा फेंकते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो पहली चीज हम लोग खुद ना करें, और दूसरा कोई करता है तो उसको रोके। और जितना हम लोग रिसर्च कर सकते हैं हमारे हेरिटेज के बारे में, वो इतना रिसर्च कीजिए। आज सोशल मीडिया है, उसके ऊपर पोस्ट कीजिए, सो दैट एक पब्लिक का इंथुजियाज्म बढ़ सकता है, इंस्पिरेशन बढ़ सकता है। और जब भी ये इंथुजियाज्म बढ़ेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगा वो कंजर्वेशन करने के लिए। सर, हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि लोग 9 टू 5 के जॉब्स में बिजी रहते हैं, उनका समय नहीं रहता है। पर आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? रोटरी का भी काम देखते हैं, यू आर द प्रेसिडेंट, उसके बाद में आप रेन वाटर के लिए काम करते हैं, सोशल सर्विस में आप आगे रहते हैं। आप ये सब काम कर कैसे लेते हैं? क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? हाँ, मैं तो कहूंगा सर, अभी तो शुरुआत है। एक्चुअली काफी सारे दिग्गज है जो ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे आर अवर इंस्पिरेशन। सो बेसिक रोल मॉडल जो होते हैं, अपने रोल मॉडल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं तो बिलीव करता हूँ कि हर महाराष्ट्र में पैदा हुआ जो इंसान है, उसके रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो मैंने थोड़े कोर्स वगैरह किए बीच में, तो एक ऐसा पता चला कि अपना पैशन जो होता है उसको प्रोफेशन में हम लोग को कन्वर्ट करना चाहिए, सो दैट एवरी वर्क इज एंजॉयबल। This is a very important thing that you should convert your passion into प्रोफेशन because what we notice कि पैशन तो कुछ और है, हाँ पर बंदा कर कुछ और रहा है, बरोबर। और उसको वो फिर सक्सेस नहीं मिल पाता और है, वही जैसा आपने बताया 9 से 5 वो अगर वो काम करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर वो काम तो ठीक नहीं होगा, और वो उसमें से उसको स्ट्रेस भी ज्यादा आएगा। लेकिन अदर थिंग, अगर आप अपने पैशन अगर अच्छे से जान सके और उसको हम लोग प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाए, और उसके ऊपर ही जिंदगी भर काम करते रहेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। एक तो खुद के लिए भी होता रहेगा, और जिस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं उसके लिए भी होता रहेगा सर। सो आई कैन से दिस इज आवर स्टार्ट्स, एंड डेफिनेटली पीपल लाइक यू, इफ मतलब जो रिकग्निशन आपकी तरफ से मिल रहा है, तो इट विल बी अगेन इंस्पिरेशन फॉर अस, और हम लोग करते रहेंगे अच्छे काम। सर, अभी आपकी जो रोटरी क्लब में जर्नी रही है, उसके बारे में बताइएगा। रोटरी क्लब, मैंने जैसे बोला कि 210 देश में रोटरी क्लब है, एंड इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे मैं पास आउट हुआ आर्किटेक्चर या फिर प्रोफेशन में उतरा, तो सोशल वर्क इज लाइक अगेन पैशन फॉर मी। तो वो सोशल वर्क करना है तो एक अलग तरीके से करेंगे। तो रोटरी में मेरे को वो दिखा कि एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया जाता है, उसका प्लानिंग करने के बाद में एक्शन प्लान किया जाता है, और एक्शन प्लान के बाद में एग्जीक्यूशन होता है हर सोशल वर्क में, एंड फाइनली उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सो दैट जो काम हम लोग करते हैं वो एक जो नीडी है उसको भी मिलता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सो दैट आगे फ्यूचर। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर उसको लोग काम करके छोड़ देते हैं। यस 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 यस। तो हम लोग को वो काम करने के बाद आगे, उसके आगे क्या करना है, एक गाइडलाइन मिलता है, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होके उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द रोटरी। और वो प्रेजेंट करने के बाद में काफी सारे लोगों को वर्ल्ड में उससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये रोटरी है। और आपने कब ज्वाइन किया रोटरी सर? मैंने 2016 में ज्वाइन किया रोटरी, और 2021 में मैं प्रेसिडेंट था रोटरी क्लब ऑफ कल्याण का। तो ये रोटरी में शुरुआत में जब भी मैंने ज्वाइन किया तभी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने रोटरी वर्ल्ड में एंटर करना स्टार्ट किया, तो काफी सारे उसके एडवांटेजेस है, काफी सारा अच्छा नेटवर्क हम लोग को मिलता है, काफी सारे अच्छे लोगों से पहचान होती है। और जैसे मैंने कहा कि वर्क विथ द प्लानिंग, सोशल वर्क विथ द प्लानिंग, दैट इज द रोटरी। सर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ, रोटरी क्लब कैसे आपको हेल्प करता है आपके सपनों को अचीव करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए सब चीजों को? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अच्छा नेटवर्क मिलता है हमें, काफी सारे अच्छे लोगों से हम लोग की पहचान होती है। और अगेन, जैसा अभी बेस्ट एग्जांपल इज केडीएमसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो रोटरी के माध्यम से ही कर रहे हैं। रोटरी इज वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, और काफी सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, एंड इट इज अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। कल्याण का सबसे
ओल्डेस्ट क्लब आपका क्लब है? हाँ, रोटरी क्लब ऑफ कल्याण सबसे पुराना, मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है पराग कापसे हमारे, वो 69th वे प्रेसिडेंट है, 69th प्रेसिडेंट। तो ये मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिस इज आवर ओल्डेस्ट क्लब। और जैसे मैंने बोला कि रोटरी इज वन, कि सारे वर्ल्ड में रोटरी है, और मेन जो उसके जो वैल्यूज वगैरह वो सारी जगह सेम है। ओनली थिंग कि जैसे जैसे उसमें लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वैसे वैसे अलग अलग क्लब्स भी बनते हैं। तो आवर क्लब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, वी कैन से हेरिटेज क्लब, और उसके माध्यम से हम लोग काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग को सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक केडीएमसी, काफी सारे कॉलेजेस है, काफी सारे स्कूल्स है, काफी सारा इन्वॉल्वमेंट सिटीजन्स का मिल रहा है रोटरी क्लब के माध्यम से। अभी आपका विजन क्या है आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए? आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपका रोटरी, आपका आर्किटेक्चर, आपका हेरिटेज कंजर्वेशन, इन सब के लिए आपका लॉन्ग टर्म जो विजन है वो क्या है? मैंने जब भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, अराउंड 10 साल हो गए, तो मेरा डे वन से वही विजन था कि मेरे सिटी के लिए कुछ तो कर पाऊँ। जो कल्याण जो अपनी हिस्टोरिक सिटी है, हेरिटेज सिटी है, तो उसके लिए जैसा मैंने 26 जुलाई में देखा था कि फ्लडिंग इतना हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग समर सीजन हम लोग को फिर से स्कैरसिटी है पानी का। तो डे वन से मेरा वही विजन था कि सिटी के लिए कुछ तो कर पाऊँ। तो आई कैन से कि केडीएमसी को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं मेन बिल्डिंग को, उसी माध्यम से आने वाले टाइम में काफी सारे अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करे, एग्जीक्यूशन करे अपने सिटी के लिए, और एक सस्टेनेबल जो रियल में स्मार्ट सिटी हमारी बननी चाहिए, तो उसमें थोड़ा योगदान हमारा भी हो सके। दैट इज वन ऑफ द विजन वाटर मैनेजमेंट का। रोटरी के माध्यम से काफी सारे प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण महाराष्ट्र में हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट है। इसमें शाहपुर है, मुरबाड है, ये तालुका में भी हम लोग वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हैप्पी स्कूल्स के अंडर हम लोग स्कूल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं रोटरी का विजन हमारा, ये मेरा मतलब क्लब का विजन यही है कि इन एंड अराउंड जो भी रूरल एरिया है, वहां पे रोटरी के माध्यम से हम लोग बेसिक एमिनिटीज जो है उसकी प्रोजेक्ट्स हम लोग डेवलप कर पाए। और हेरिटेज का जो मैंने बोला है कि ऑलरेडी 150 फोर्ट्स हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, तो अभी अराउंड 100 फोर्ट्स अभी बाकी है डॉक्यूमेंट करने के। तो वो डॉक्यूमेंट करना हम लोग चाहते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कैसे फायदा हो सके, उसके ऊपर कैसे मतलब सस्टेनेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसा डेवलप हो सके, तो उसमें हम लोग योगदान देना चाहते हैं आने वाले टाइम में। सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि युवा हैं, तो आपका मैसेज उन सभी युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवाओं के लिए यही मैसेज होगा कि आप वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो बेसिक जो चीजें है उसके ऊपर काम कीजिए। जो पानी वेस्ट जा रहा है हमारा, तो उसको वो मिनिमाइज कीजिए। अननेसेसरी वाटर जो लीकेजेस या फिर जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको एक कंजर्वेशन करने का काम कीजिए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लीजिए। उसका इंटरेस्ट लेके उसका अवेयरनेस कीजिए, बिकॉज रेन वाटर इज अ प्राइम सोर्स ऑफ वाटर। अगर बारिश को हम लोग मैनेज करते हैं तो हम लोग हमारा स्कैरसिटी जो पानी का टंचाई है वो हम लोग मिटा सकते हैं। कंजर्वेशन के माध्यम से मैं ये बोलूंगा युवाओं को, तो महाराष्ट्र में काफी सारा हेरिटेज है, अपने कल्याण के अराउंड काफी सारे फोर्ट्स है, वो फोर्ट्स आप विजिट कीजिए विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर मेंटोरिंग, और वो फोर्ट्स का हिस्ट्री जानने का कोशिश कीजिए आप। और वो हिस्ट्री जानने के बाद में उसको हम लोग कॉन्जर्व कैसा कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसा कर सकते हैं, इस ऐसा अप्रोच स्टूडेंट्स रख सकते हैं या फिर युवा रख सकते हैं। डेफिनेटली आप वो घूमने के लिए जाइए, ट्रेकिंग कीजिए, बट विथ रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग आप कीजिए वो। सर, एक लास्ट आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सभी लोग अनकही विथ राजेश को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली मैंने जैसे ही शो के शुरुआत में ही कहा था कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव वी कैन से, कि अपने काफी सारे रोल मॉडल्स है अच्छे अच्छे, और राजेश सर के माध्यम से वो और काफी सारे रोल मॉडल्स आने वाले हैं। तो ये शो आप जरूर देखिए, राजेश सर के साथ ये शो के माध्यम से जुड़िए, और ऐसा ही अगर डेटा अगर अच्छा बनेगा तो अपने कल्याण सिटी के काफी सारे जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छे कामों को हम लोग आगे ला सकते हैं, एंड इट विल बी अ इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल।
So thank you, Rajesh sir, for inviting me. थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। यहाँ पे हमने आज बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं और फिर अगले एपिसोड में किसी और शिक्षक के साथ मुलाकात होगी और उनसे गुफ्तगू होगी। धन्यवाद। Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।